नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और मेरे साथ हैं इलाहाबाद के नारी मुक्ति संगठन की संयोजक पद्मा सिंह। आज हम उनसे स्त्रियों की स्थिति और नारी मुक्ति के आंदोलन के बारे में और बातें करेंगे। पद्मा सिंह जी, आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि नारीवाद, महिला सशक्तिकरण और इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इन दोनों में बहुत बुनियादी फ़र्क ये है कि सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी को किसी तरह का सहयोग, जैसे एक आप विकलांग को बैसाखी पकड़ा के सशक्त करते हैं, वैसे ही औरत को सशक्त करने के लिए आप कुछ चीज़ें उपलब्ध करा दें। जैसे आप सस्ता राशन उपलब्ध करा दें, या ये सशक्तिकरण है। यानी उसके पास भोजन या शिक्षा में आप स्कॉलरशिप की जब व्यवस्था करते हैं तो वो सशक्तिकरण में आता है। रोजगार में आप उसके लिए कुछ % देते हैं। दीज आर ऑल सशक्तिकरण। बट महिला मुक्ति, नारी मुक्ति जो शब्द है, मुक्ति शब्द जो है वो ये है कि आप समाज के वो सारे इंस्टीट्यूशंस, जो एक समाज जो है तमाम इंस्टीट्यूशन से चलता है, जैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन, समाज में अलग अलग जितनी सत्ताएं हैं उनके इंस्टीट्यूशन में जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पितृसत्तात्मक मूल्य हैं। वो पितृसत्तात्मक मूल्य ये डिसाइड करते हैं कि औरत उस इंस्टीट्यूशन में औरत होने के नाते उसकी स्थिति इंफीरियर होगी। तो पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के कारण, जैसे फैमिली में पुरुष हेड होता है जबकि सारा काम महिलाएं करती हैं, और ये कहीं लिखित नहीं होता, ये कल्चरल हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं उनके कारण। तो पितृसत्ता के इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश करना, ख़त्म करना माने वो एक दिन में नहीं होते। कुछ इंस्टीट्यूशन एक दिन में भी होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन स्लोली भी होते हैं। मैम, एक टर्म नारीवाद भी है, यानी कि फेमिनिज्म, और एक है महिला कल्याण। तो आप एग्जैक्टली आपका संगठन किस बारे में काम करता है? हम एक्चुअली नारीवाद के लिए ही काम करते हैं। महिला कल्याण नारीवाद के अंदर एक सबसेट है। क्यों आप अगर फेमिनिज्म के लिए काम करेंगे और महिलाओं के सवाल पे काम करेंगे तो महिला कल्याण आपको करना ही हुआ। यानी जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि जब कोई भी महिला ग्रुप काम करता है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के केस आते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ के केस आते हैं, इमोशनल मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। तो संगठन ऐसे तमाम कामों में अपनी क्षमता के अनुसार सपोर्ट करता है। तो ये महिला कल्याण हो गया। लेकिन नारीवाद ये है, नारीवाद का मतलब ही है कि पेट्रियार्की को एबॉलिश करना। ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन, ऐसे सारे मूल्य, ऐसे सारे वैल्यूज़, कल्चर जिनमें औरत को, जिनके कारण औरत की सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप हो, उन सारे इंस्टीट्यूशंस से पेट्रियार्की को ख़त्म करना और इक्वालिटी लाना। तो एक तरह से फेमिनिज्म इज़ नॉट अगेंस्ट मैन, क्योंकि औरतें भी पेट्रियार्कल वैल्यू को रख सकती हैं और आदमी भी नारीवादी हो सकते हैं। हमारी इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि औरतें भी पेट्रियार्कल हो सकती हैं और मर्द भी नारीवादी हो सकते हैं, जो कि देखा जाता है हमारे कल्चर में काफी। और इसी पर मेरा एक दूसरा सवाल ये है आपसे कि पुरुषों का क्या रोल हो सकता है महिला सशक्तिकरण में? मेरा मानना है पुरुषों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रिविलेज्ड होता है वो अपने से कम प्रिविलेज को सशक्त करने में हमेशा हेल्प कर सकता है। तो अगर घर में देखिए तो पिता, भाई, किसी भी फॉर्म में अगर मैन प्रिविलेज्ड है और वो औरतों को वो करते हैं कि आप पढ़ो, आप बाहर जाओ, आप गाड़ी चलाओ, आप नौकरी करो, तो ये सारे सशक्तिकरण के मापदंड हैं। तो एक तरह से और ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और हमारे समाज में आप हिस्ट्री में देखिए तो हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है समाज सुधारकों का, चाहे वो सती प्रथा का अंत रहा हो। ये तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों का, मैं मानती हूँ कि ऐतिहासिक रूप से भी देखिए तो पुरुषों का बहुत बड़ा रोल रहा है महिला सशक्तिकरण में, और आज के दौर में भी डेफिनेटली ऐसे पुरुषों की बड़ी संख्या है और उनका हमेशा ये रोल रहेगा। क्योंकि जो भी प्रिविलेज्ड होगा, जो भी अधिकार संपन्न होगा, वो अपने से कम अधिकार संपन्न को अधिकार देने के लिए कोशिश करेगा, मोटिवेट करेगा। तो पुरुषों बात कर सकता है। जी।
महिला सशक्तिकरण में आखिर रुकावटें क्या क्या है? महिला सशक्तिकरण में रुकावटें दो तरह की हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें। एक हमारा, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं, एक प्राइवेट स्पेस है जी। और एक पब्लिक स्पेस है। प्राइवेट स्पेस का मतलब घर के अंदर का स्पेस, और पब्लिक स्पेस माने घर के बाहर का सारा स्पेस। तो अब आप देखिए, जिस तरह से हमारे समाज में सेक्सुअल एब्यूज़, रेप, ये सब बढ़ रहा है, तो ये औरत मतलब बाहर निकलना ही उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और प्राइवेट स्पेस में आप देखिए, जो घर का स्पेस है, वहाँ भी घरेलू हिंसा, घर के सारे काम, केयर वर्क, उसका कोई सपोर्ट नहीं है घर के अंदर भी, कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, और बाहर जो हिंसा है वो उसको बाहर का माहौल सेफ नहीं रहने देती। और इसके अलावा ऐसी रोजगार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं है कि उसको बाहर आने के लिए एक मजबूत आधार मिले कि उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट हो प्रॉपर। ज़्यादातर आपको पता होगा औरतें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात की जाए जी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यस्थलों पे कई बार आईसीसी वगैरह का प्रबंध किया जाता है, जी। जो कि ऐसे संगठन होते हैं जो महिला सुरक्षा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। उनकी एक्चुअली क्या भूमिका है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी भूमिका है, और ये एक हमारे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जब आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी वर्क प्लेस में, और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनी। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे 2 संस्थाओं की आईसीसी की मेंबर हूँ, HRI की और जीबी पंत रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और दोनों जगह पे सीनियर प्रोफेसर्स के द्वारा, जीबी पंत में भी एक प्रोफेसर के द्वारा अपने रिसर्च स्टूडेंट को बाहर पेपर प्रेजेंटेशन के समय हैरेस करने की कोशिश की गई। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जब मसला आया तो उनको 5 साल कोई भी गर्ल स्टूडेंट लेने से हम लोगों ने मना किया। इसी तरह HRI में जो समर इंटर्न बच्चे आते थे, लड़कियां, यंग लड़कियां, उनके साथ प्रोफेसर ने हैरेसमेंट किया, तो उस पर कार्रवाई हुई। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने पहली बार, आपने मीटू आंदोलन का सुना होगा, 2017 में जो मीटू आंदोलन शुरू हुआ वो इसीलिए शुरू हुआ, वो सोशल मीडिया से शुरू हुआ। उसका उद्देश्य यही था कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये बाहर आ ही नहीं पाती हैं। आईसीसी एक्चुअली, तो हम लोग मीटू के एज ए वेमेन ग्रुप वी वर नॉट इन फेवर ऑफ मीटू। हम मीटू का फेवर नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे, हमारा मानना है कि हर समाज में हर जस्टिस एक ड्यू प्रोसेस से होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे किसी पे कंप्लेन करना या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये एक तरह की मॉब लिंचिंग है कि आप समाज में कानूनी प्रोसेस ना फॉलो करें और आप जस्टिस अपने हाथ में ले लें। बेसिकली एक वेस्टर्न चीज थी जो कि मीटू हैशटैग यहाँ पे भी चल गया, वो इंडिया तक जी आया था। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया में जब जादवपुर में शुरू हुआ, तो उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीमारी हमारे समाज में है और लोगों को ड्यू प्रोसेस पे विश्वास नहीं है कि अगर हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाएंगे तो हमारा सवाल प्रोसेस में सुना। कई बार तो ये भी देखा गया कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज ही इन औरतों को ज़्यादा हैरेस करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जनरली हेड ऑफ, एक्चुअली उसका रूल ये था कि जेंडर सेंसिटिव लोग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कमेटियाँ फॉर्म हो जाती हैं एडहॉक तरीके से, तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने टेरी का सुना होगा, तो बहुत बड़ी दिल्ली का संस्था टेरी का, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर्स का आपने सुना होगा कि किस तरह से वही हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैरेसर है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कमिटी। सो इट्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट कमिटी अगर ठीक तरीके से फॉर्म हो, हमें ये देखना चाहिए ड्यू प्रोसेस फॉलो हो, तो सोशल मीडिया पे कैरेक्टर की बात ना करके हम ड्यू प्रोसेस के थ्रू जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में आखिर सफलता के क्या मानक हैं? कि अब आपको लग रहा है कि हाँ हमारा काम सही जा रहा है, सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, हाँ। कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही जा रही हैं, इसका क्या मानक हो सकता है? देखिए, एक मानक जिसको हम मानते हैं कि सावित्रीबाई फुले के नाम पे 3 जनवरी को लोग मानते हैं कि शिक्षा के पहले अलग जगह आई, और इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद जिस तरह से कि जैसे एजुकेशन अब एम्पावरमेंट का एक कदम हम उठा पाए हैं कि अब कोई ये नहीं कहता कि लड़की है तो हम पढ़ाएंगे ये नहीं,
तमाम और मजबूरियां लड़कियों को ड्रॉप आउट करा सकती हैं, बट शिक्षा बढ़ रही है। बीच में तो यह हालत थी कि आपको पता होगा कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में सेंट स्टीफेंस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासेस में 60% लड़कियां बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और लड़के 40%। सो ये एक, और आप 12th के रिजल्ट्स देखिए तो ऑलवेज न्यूज़पेपर हेडिंग होगी कि लड़कियां लड़कों से आगे। हाँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें, लेकिन एक आपने कहा सशक्तिकरण का मापदंड क्या होगा, तो मेरा ये कहना है कि औरत, एक औरतों के बारे में एक बड़ी छोटी सी कविता कभी लिखी थी हम लोगों ने, वो ये था, तेरा हंसना एक युद्ध पूरी सदी के विरुद्ध। तब लगा था हंसना क्या बड़ी बात है भाई, हंसना तो हमारा ऐसा राइट है, बट वो कह रहा है, कविता कह रही है औरत से कि तुम्हें हंसना, औरत अपने को एक संपूर्ण इंसान समझ सके, वो सड़क पे चल सके कॉन्फिडेंटली, वो रोज अपने पसंद के काम को कर सके, उसको चाहे घरेलू, चाहे संस्कार, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको रोक ना सके, उसको अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। अभी भी कितनी औरतों के पास प्रॉपर्टी राइट है। तो एक पूरा इंसान क्या होता है जो अपने पोटेंशियल्स का यूज़ करके और ब्लूम खिल सके, और तो वो एक अभी हम उसमें कुछ कदम डेफिनेटली। प्रॉपर्टी राइट्स की बात की, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण में आखिर वित्तीय जो चीज़ें हैं, वित्तीय स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कितने महत्व है? बहुत, आप जानती हैं कि हम लोग एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पैसे के बिना एक, हमारी अम्मा कहावत कहती थी, मेरी माँ, कि पैसा ना हो तो जहरो ना मिले। हम अवधि में ऐसी कहावत कहती थी। तो हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ आपको हर चीज़ पैसे से खरीदनी है। वो गांव का वो नहीं है कि धान है तो आपको बदले में, हाँ, वो तो नहीं है, या वो कम्युनिटी भी नहीं है अब। तो ऐसे में औरत के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको तो अभी भी बहुत कम लड़कियां पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या इन लॉज की प्रॉपर्टी में उनको इनहेरिट कर पा रही हैं। तो उनके पास है ही क्या, रोजगार और आर्थिक। तो आर्थिक के बिना तो कोई अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता ना। आपको बोलने के लिए भी आप नो का, आपकी नो का मतलब नो हो, इसके लिए भी आपके अंदर जब वो ताकत होगी, और वो ताकत इकोनॉमी से ही आएगी, पैसे से ही आएगी, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है। कल दूसरी दुनिया बन जाए जहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं होगा, वो एक अलग बात है। आपको नहीं लगता कि कई बार महिला सशक्तिकरण की आड़ में कई सारी महिलाएं इसका गलत फायदा भी उठाती हैं? देखिए, ये बात हम लोग अभी कई सारे केसेस भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको, यही बात है ना कि जैसे समाज में डाउरी, हम आपको खुद बता रहे हैं कि डाउरी एक्ट को लेके हमारे कई साथी, एक्टिविस्ट साथी ने जेलों में सर्वे किया, और उन्होंने पाया कि डाउरी एक्ट का गलत फायदा उठाया गया है। लेकिन बात यही है ना कि जैसे हमारे समाज में हर कानून का गलत फायदा उठाया जाता है। सच बात है। तो और वो भी उठाने वाले 5% लोग हैं, 95% औरतें। तो उस जगह तक कानून है क्या, ये वही नहीं पता है। कानून को एक्सेस कैसे करना है वही नहीं पता है। जो 5% प्रिविलेज्ड हैं वही, तो वो तो वैसे ही है कि जब जैसे समाज में लोग कहेंगे कि धनी लोग, पावरफुल लोग, मसल पावर वाले लोग समाज में फ़ायदा उठा रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, वैसे ही ये महिलाओं के लिए भी सच हो सके। महिला कोई शुद्ध इंसान नहीं है। हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं में गलत नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल सत्य हो सकता है। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो हम 95% की बात करते हैं। 5% जहाँ दुरुपयोग हो रहा है उसको चेक करने के मैकेनिज्म डेवलप करिए। और वैसे भी जो सदियों की दबी कौम है, वो जब उठेगी तो बहुत प्रेम से नहीं उठेगी कि हाँ, उसकी आवाज़ में श्रिल होगा। वो कोई भी दबी कुचली कौम जब अपनी आवाज़ उठाती है तो वो शोला ही पहले बनती है। तो वो किसी को लग सकता है कि देखिए सशक्तिकरण के नाम पे ये हो रहा है, तो थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और इस वजह से भी कई बार ऐसी भ्रांतियां पैदा होती हैं कि महिलाएं पुरुषों के खिलाफ हैं। नहीं, ये अब बात ये है ना कि जब मैंने आपसे कहा ना कि 2 टर्म्स है, फेमिनिज्म है, फेमिनाजीज है। तो इन दोनों ही टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम आपसे जानना चाहें। देखिए, फेमिनाजीज तो एक तरह का डेरोगेट करने के लिए फेमिनिज्म को डेवलप किया गया टर्म है, और मैं उसमें भी मानती हूँ कि गलतफहमी क्यों हुई, क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब है
पेट्रियार्की और पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना। पेट्रियार्की हमारे कल्चर में है और पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन हमारे समाज में है। अब ज़्यादातर औरतों ने भी ये किया कि उन्होंने अपने को फेमिनिस्ट घोषित कर दिया, जबकि फेमिनिज्म इज़ अबाउट ब्रेकिंग द इंस्टीट्यूशन, ब्रेकिंग द कल्चर ऑफ पेट्रियार्की, नॉट होल्डिंग द फेमिनिज्म ऑन योर स्लीव्स। हमको गर्व से नहीं कहना है कि मैं नारीवादी हूँ, हम तो एक इंसान हैं, एक माँ हैं, एक टीचर हैं, आपकी तरह समाज के एक आम नागरिक हैं। हम थोड़ी कोई किसी के खिलाफ नहीं है। वो पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस को तोड़ने की बात है। जैसे हम कैपिटलिज्म को तोड़ने की, पूंजीवाद को तोड़ने की बात करते हैं, जैसे सामंतवाद को तोड़ने की बात करते हैं, वैसे पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस को बदलने की बात है। तो औरतों ने, क्योंकि क्या हुआ कि संगठन बनाना और समाज बदलना थोड़ा कठिन काम है, तो ज़्यादातर लोगों को ये ज़्यादा सुविधाजनक लगता है, मैं ये हूँ, तो वो हूँ, तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप क्या हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, इससे पेट्रियार्की जाने वाली नहीं है। तो उसको लोगों ने, और उन्होंने अपना गुस्सा या अपना एंगर या अपनी दिक्कतों को मर्द वर्सेस औरत जब किया, तो उससे लोगों को लगा कि दिस इज बिकमिंग ए फेमिनाजी, बट वी डोंट नीड। बेसिकली फेमिनिज्म का ये मतलब है कि आप पुरुषों के खिलाफ नहीं हैं, पुरुषवाद के खिलाफ हैं। पुरुषवाद। और मैंने कहा कि आदमी भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं और औरतें भी एंटी फेमिनिस्ट हो सकती हैं, औरतें भी पेट्रियार्कल हो सकती हैं। इट्स नॉट अबाउट मेन एंड वेमेन। जब आप कहती हैं नारी मुक्ति संगठन, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर मुक्ति किससे चाहिए? देखिए, मुक्ति शब्द जैसे राइट्स हमको समाज दे सकता है कि आपका प्रॉपर्टी राइट है, आपके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून है, आपको एजुकेशन का राइट है, वोटिंग राइट है, बट मुक्ति वही शब्द है जिसमें आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन समाज में ख़त्म हो जाएं जो उनको पॉलिटिकली सप्रेस कर रहे हैं, कल्चरली सप्रेस कर रहे हैं। यानी एबॉलिशन ऑफ पेट्रियार्की है स्त्री मुक्ति। एबॉलिशन ऑफ अब एबॉलिशन ऑफ पेट्रियार्की में कैपिटलिज्म भी इंक्लूडेड है। कैपिटलिज्म इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि कैपिटलिज्म में पैसा, पूंजी क्या करती है कि वो कहती है कि आप प्रॉफिट उठाओ, तो जो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता होगा वो ऑब्वियसली मोर पावरफुल होगा। और औरत के पास जो काम आता है वो ज़्यादातर अनपेड केयर वर्क आता है, घर का काम, ये काम, तो उसके काम की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। तो जब तक कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगा, जबकि हर घर में खाना बनेगा, बच्चों की केयर होगी, बुजुर्गों की केयर होगी, कपड़े धुलेंगे, तभी हम काम, वर्क प्लेस पे काम करने लायक होंगे। लेकिन कैपिटलिज्म क्या करेगा, उस काम को डिग्रेड करेगा, क्योंकि उसके लिए काम की वैल्यू क्या है, यूज, पैसा। उस काम से एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, आप कितना पैसा ला रहे हैं। तो जब तक कैपिटलिज्म रहेगा, औरतें सेकेंड ग्रेड रहेंगी, क्योंकि केयर वर्क अभी भी उन्हीं के हिस्से ज़्यादा बड़ा है, और दूसरे लोग केयर वर्क करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा पैसे वाला काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जब एबॉलिश होंगे, तब स्त्री की मुक्ति होगी। और स्त्री की क्यों, स्त्री की मुक्ति, मानव मुक्ति, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो सारी चीज़ें जो किसी भी इंसान को इंसान बनने से रोकती हैं, वही स्त्री मुक्ति के भी रास्ते में, स्त्री मुक्ति के रास्ते में एडिशनल है पेट्रियार्की। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसा क्या है कि महिलाओं की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका निदान आज समाज और सरकार दोनों को मिल के करना चाहिए? देखिए, ऐसी तो बहुत सारे समस्याएं हैं जिनका समाज और सरकार दोनों को ही कदम उठाने चाहिए। लेकिन सबसे पहला ये होगा कि महिला हिंसा, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में हो, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, या पब्लिक स्पेस में, और हिंसा हमेशा मारपीट नहीं, इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल, किसी भी नेचर की हिंसा हो, उसके प्रति समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि वो बिल्कुल नहीं सही जाएगी। और दूसरा, महिलाएं अब पढ़ रही हैं, उनको पढ़ने के लिए उनके रास्ते में कोई भी बाधा आए तो उनको शिक्षा में उन बाधाओं के लिए सरकार और परिवार दोनों का नज़रिया बहुत हेल्पफुल होना चाहिए। अभी भी एडवर्टीजमेंट्स में ऐसा आता है कि लड़की की शादी के लिए और लड़के के
रोजगार के लिए पैसा बचाएं। तो लड़की को सिर्फ शादी के लिए लड़की को ना तैयार करके लड़की को रोजगार के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, और समाज में इतने रोजगार उपलब्ध हो कि हर लड़की रोजगार पा सके और सम्मानजनक रोजगार हो उनके लिए। इसी के साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ये टर्म जो है इमोशनल और मेंटल अब्यूज़, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करें कि ये एग्जैक्टली है क्या। कई सारे लोग तो ये जान ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये हो रहा है। इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब एक तो आप अगर क्रिकेट फील्ड में भी चली जाइए तो आपको माँ बहन की गालियाँ ऐसे सुनाई पड़ेंगी जैसे ये कोई बहुत सामान्य सी बात हो। बॉडी शेमिंग एक शब्द आया है। लड़की घर में पैदा होने के समय से ही जज की जाएगी कि इसका रंग क्या है, बड़ी होगी तो उसका बॉडी शेप क्या है। हर लड़की के ऊपर एक प्रेशर होगा कि वो मॉडल की तरह दिखने का प्रेशर होगा। तो ये सारे एक अब्यूज़ की ही श्रेणी में आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अगर वो पढ़ रही है तो घर का काम नहीं कर पा रही अगर किसी कारण, तो वो भी एक अब्यूज़ होगा कि तुम ये तो घर का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है, सभी को आना चाहिए, लड़का लड़की घर के सभी सदस्यों को आना चाहिए, लेकिन एक अतिरिक्त प्रेशर कि तुम घर का क्या कर रही हो। अगर वो काम कर रही है, शादी नहीं की है, तो वो शादी क्यों नहीं की। मतलब अब्यूज़, मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी इतनी सेटल है, इतनी सूक्ष्म है कि लेकिन अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी। लेकिन मेरा मानना है कि वो हर लड़की को रोज किसी ना किसी फॉर्म में झेलना पड़ता है। और कुछ नहीं, नौकरी मिल गई तो हाँ, तुम लोग को तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो मतलब ये एक तरीके का प्रेशर है जो आपके ऊपर बस इस वजह से है क्योंकि आप एक खास जेंडर को बिलोंग करते हैं। हाँ, खास जेंडर को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक, जिसे हम सेक्सिज्म भी कहते हैं, और एक बहुत अदृश्य किस्म का वायलेंस है हमारे घरों में जी। और घरों में और समाज दोनों में, जो जिसको पहचानना, जिसको बाहर लाना और जिसको हमें बोलना सीखना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि नो, आई विल नॉट टेक, दिस इज़ अ वायलेंस। बहुत अच्छी बात है कि अब हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए नाम आ गए हैं। नहीं तो एक समय था जैसे डोमेस्टिक वायलेंस लोगों को समझ में भी नहीं आता था। एक फेमिनिस्ट है जिन्होंने ये कहा था, बेटी फ्रीडमैन ने, कि प्रॉब्लम डेट हैज़ नो नेम, समस्या जिसका नाम ना हो। तो औरतों की समस्या का बड़ा एरिया वहाँ है जिसका नाम ही नहीं है। हमें अब नाम दे के बताना पड़ेगा कि ये नाम है इस समस्या का। जी, समाज कहता है कि आज महिलाओं को हमेशा समान अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा क्यों है कि उन्हें हमेशा दीनहीन दशा में प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, एक्चुअली हमारे समाज में कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, सामान्यीकृत हो जाती हैं। जैसे हम किसी भी घर में जाते हैं तो हम अगर वहाँ बेटी है, माँ है या डोमेस्टिक हेल्प है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पानी लाएगी, वो चाय लाएगी। हमारा भले इंटरव्यू एक महिला को देना हो और उस घर में उसका पिता या भाई बैठा हो, तो लोग ये नहीं उम्मीद करेंगे कि वो ले आएगा जी। तो ये सामान्य है। तो औरतों को दीनहीन, एक हमारे समाज में एक टर्म चलता है जिसे कहते हैं स्त्री द्वेष, मिसोजिनी जी। तो जैसे ही सशक्त औरत दिखती है, कई सारे लोगों को वो आँख की किरकिरी बन जाती है। तो औरतें भी इसको इंटरनलाइज कर लेती हैं। जैसे हमारी एक साथी है, तो वो हर एक को टोकती रहती है, सीधे चलो। तो एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हम में से कितने सारे लोग सीधे चलना ही भूल चुके हैं। मैंने हल्का शरीर को, कि हमारा तन के चलना जैसे हमारा राइट नहीं है, तो हमें अपने शरीर को, हमारे ब्रेस्ट ना दिखें, हमारी चाल ना दिखे, तो हमारे लिए एक चाल ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि मतलब ये इतनी सामान्य बात है कि आपको लगेगा कि अरे चलते तो हैं जी। लेकिन आप अगर देखिए तो हमारी चाल भी, हम स्ट्रेट चलना भी हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो एक तरह से दीनहीन हमारी इंटरनलाइज्ड भी है और समाज उसको लाइक भी करता है। और जो औरत मजबूत देखती है उसको टॉम बॉयिश, ये तरह तरह के टर्म्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये सामान्य चीज़ ना हो जी। और ये मुझे तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि मजबूत औरतों के प्रति समाज को बहुत द्वेष है। देखिए, पेट्रियार्की जो है वो खुश तभी होगी ना जब वो किसी की रक्षा कर सके। पावर का ईगो सेटिस्फाई ये तब होता है जब वो किसी शरणागत की रक्षा कर सके। वो तो मर्दों को हमेशा शरण में आई औरत
पसंद आती है। और औरतों को ये पसंद आता है कि उनका सारा गुण जो है वो मर्दों को खुश करने के लिए है। तो वो उनको भी पता है कि उनको ये चीज़ पसंद है कि कमज़ोर दीनहीन औरत। मतलब मुझे अपने केमिस्ट्री लैब की याद है कि कई बार साथी कहते हम माइक्रोस्कोप नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमें लगता था यार माइक्रोस्कोप लैब में काम कर रहे हैं और एक इंस्ट्रूमेंट उठा के रखने के लिए भी लड़के मित्र की ज़रूरत क्यों है? तो क्योंकि आपको कमज़ोर दिखाने में ज़्यादा अच्छा है कि मतलब हम साइंस एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ मुझे एक और बात याद आती है कि ये भी कहा जाता है कि महिलाएं फेमिनिज्म के चक्कर में अपना महिला होना ही भूल जाती हैं, लेकिन ये भी एक अजीब सी आयरनी है कि मतलब ऐसा नहीं है। समाज ने कई तरीके से उन्हें इस तरीके से दबा दिया है कि वो खुद ही महिला, ये असली महिला होना नहीं है। महिलाएं एक्चुअली बस एक बहुत ही स्मूथनेस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ। मेरा तो मानना है महिला होना कमज़ोर होना नहीं है जी। क्योंकि औरतों ने 9 महीने प्यार और ये सारी चीज़ें और औरतों का सबसे बड़ा गुण था नर्चरिंग। जी। वो नर्चरर थी। हाँ। वो केयर गिवर थी। तो नर्चरिंग के लिए तो हमें बहुत धरती नर्चर, हाँ, उसके लिए एक डिफरेंट क्वालिटी जो है वो औरतों में, उसके लिए शरीर नाजुक हो जाना और दबा हुआ होना वो नर्चरर नहीं है। नर्चरर और केयर प्रोवाइडर ये है, जैसे धरती को हम लोग कहते हैं ना, वो नर्चरर है। धरती माँ कहलाती है। मतलब इक्वालिटी तब हो जब उन्हें भी समानता मिले और हमें भी समानता मिले। तो बिल्कुल सही है कि औरत, अगर आप डिफाइन ही करना चाहती हैं तो औरत को हम नर्चरर और केयर गिवर की तरह डिफाइन करते हैं, और उसके लिए उसके दिल में एम्पैथी और करुणा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, ना कि झुक के चलना और कमज़ोर होना, दबना। जी, ऐसा कई बार देखने में आया है कि औरतों को कानूनी अधिकार देकर कानूनी पचड़े में ही फंसा दिया जाता है। क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ऐसी समानता मिले जिससे उन्हें कानून की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, ये बहुत आदर्शवादी बात होगी कि हम कह दें कि उन्हें कानून की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी हमारा समाज जहाँ पे है वहाँ हमें कानून की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल हम ऐसा समाज चाहेंगे कि जहाँ लोगों को पुलिस और कानून के पास कम से कम जाना पड़े, लेकिन अभी जब तक उस आदर्शवादी स्थिति तक समाज नहीं पहुँच रहा है, गिवन सिचुएशन में कानून की ज़रूरत पड़ेगी। कानून पचड़ा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कानूनी प्रोसेसेस में दिक्कत है कि केसेस इतने लिंगर करते हैं, वकीलों की फ़ीस तय नहीं है। तो हमारी जो मैकेनिज़्म है उसको हमें सेट करना चाहिए, ना कि हमें ये कहना चाहिए कि कानून पचड़ा है। कानून पचड़ा नहीं है, कानूनी प्रक्रिया पचड़ा है। प्रक्रिया को अच्छा बनाना पड़ेगा, विमेन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब्यूज समाज में दोनों ही जेंडर्स का होता है जी, सिर्फ महिलाओं का नहीं होता है, पुरुषों का भी होता है। ऐसे पुरुष जो कि थोड़े मतलब लड़कियों वाले गुण वाले भी हैं, जो डांस वगैरह करना चाहते हैं, उनके साथ भी ये सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल। तो फिर पुरुष सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं होती है? देखिए, ये वही बात है ना कि जब भी हम समाज में बात करते हैं, हमने कहा था आपसे शुरू में ही कि हम 5% की बात नहीं करते, हम 95% की बात करते हैं। ऐसे पुरुषों की बड़ी संख्या है, जैसे आपने कहा, जो अभी ट्रांसजेंडर LGBTQ समुदाय का जो पूरा सवाल है, वो तो यही बात है ना कि आपने जेंडर को बाइनरी में बांट दिया, मेल और फीमेल। एक हिस्सा है जो पूरा छूटा हुआ है, तो उनकी आवाज़ तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है समाज में, और अगर है भी तो बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली पूछिए तो पूरे समाज को सभी के प्रति अपना बराबरी का, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बॉस महिला एक चपरासी पुरुष के प्रति उसकी पावर यूज़ नहीं होती होगी। तो जो भी पावर में है वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है और करने में सक्षम है। इसी के साथ आखिर में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश विशेष करके जो माएँ हैं, बड़ी हैं, वो यंगर लड़कियों को ये बोलें कि शादी आपकी अंतिम वो नहीं है परिणति की। आप शादी के लिए नहीं पैदा हुई हैं। आप जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि हम ये करना चाहते हैं, उसको करने का सपना पालिए और उस सपने की ज़िद पालिए और उसको पाने की कोशिश करिए। तो मैं सबसे पहले यंगर लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि शादी
अच्छी चीज़ हो सकती है। मैं शादी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट शादी आपकी ज़िंदगी का अंतिम आखिरी गोल नहीं है। दूसरा, मैं इसी के साथ कहना चाहूँगी कि नो, आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लगती उसके लिए जोर से नो बोलिए, धीमा फेबल नो नहीं पसंद है तो आप नो बोलना सीखिए, क्योंकि हमारी लड़कियों को, माँओं को अपनी इच्छा की कद्र करना और नो बोलना नहीं सिखाया जाता। तो हम लोग एक्सरसाइज करते थे सेल्फ डिफेंस में, उसमें हम लोग यंग लड़कियों को ये सिखाते थे 100% नो अपने अंदर को और दूसरे को। अगर आपको नहीं पता है, बॉलीवुड ने ये गाना ज़रूर दे दिया होगा, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, बट आपको पता होना चाहिए आप कब हाँ कह रहे हैं और कब ना कह रहे हैं ये। और तीसरा, जिस भी तरह का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आप ले सकते हैं, आप घर से बाहर ज़रूर निकलिए, किसी भी उम्र में हो, सेहतमंद रहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ ही नारी मुक्ति संगठन की पद्मा सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि समाज में इक्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि पितृसत्तात्मक सोच की। नारी मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषों के खिलाफ है, बल्कि हम एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है जो कि है पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसी के साथ आपको और भी लोगों से और भी ऐसे जाने माने परिचित चेहरों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा मिश्रा को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।